बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट वही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिजीज़ेस को डिस्कस करेंगे जो नम्स के करिकुलम में हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड एम्फिसीमा, थर्ड वन लंग कैंसर। हमारा फोकस इन्हीं तीन के ऊपर रहेगा। इसमें से सबसे पहले हम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कस करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम कॉमनली टीबी भी कहते हैं, हाईली कंटेजियस है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट हो जाती है, हम इसमें से आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे ट्रांसमिट होगी, हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करने चाहिए। दिस इज अ क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। डिसीज दो तरह की होती है, वन ऑफ देम इज ए क्रोनिक, अदर इज एक्यूट। क्रोनिक जो डिजीज होती है आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती चले जाती है। जब उसकी सिम्टम्स इंडिकेट होती हैं तो उसका रिवर्सल बहुत मुश्किल होता है। और जो एक्यूट होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस नहीं करती, बस सडन होती है, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, सडन डिजीज होगी। इन 15% टीबी पेशेंट डिजीज इन ऑर्गन अदर देन द लंग्स, यानी 15% वैसे लोग भी पाए जाते हैं जिसमें जो टीबी की डिजीज है लंग्स की बजाय अदर बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ भी पाई जाती हैं। वो ऑर्गन्स कौन सा है? लिम्फ नोड्स हैं, जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होगा, बोन्स इसमें से आ जाती हैं और जॉइंट्स आ जाती हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस लंग्स के अलावा ये बॉडी के ऑर्गन भी इक्वली इफेक्टेड होते हैं। 15% टीबी पेशेंट इस डिजीज में मुब्तला होते हैं। अब इसमें से ड्यूरिंग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एल्वियोलाई बर्स्ट, जो एल्वियोलाई है, जो हमारे लंग्स के अंदर जिसके स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहे होते हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, वो एल्वियोलाई बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बर्स्ट हो जाएंगे, रिप्लेस बाय इन इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू, उनकी जगह पर इन इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू उसकी जगह ले लेंगे। जो एल्वियोलाई हैं, इसके अंदर इलास्टिक की रिकॉइलिंग पाई जाती है। जब एयर इसके अंदर आती है तो इन्फ्लेट हो जाते हैं, जब एयर इसमें से एग्जिट होती है तो दोबारा रिकॉइल हो जाते हैं, तो दोबारा उसमें से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये इनके अंदर एक मैकेनिज्म पाया जाता है। एल्वियोलाई बस्ट हो जाएंगे, उनकी जगह पर ऐसे कनेक्टेड टिश्यूज उसकी जगह को ले लेंगे जो टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट लंग्स करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। और लंग्स टिश्यूज जो हैं, वो जो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कोट जनरेट कर लेते हैं। वो बैक्टीरिया एक बेसिलस है, उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कोट डेवलप हो जाता है और वो प्रोटेक्टिव कोट उन बैक्टीरिया को बॉडी के या लंग्स के दूसरे टिश्यू से सेग्रीगेट कर देता है, सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। उस कैप्सूल को जो कि बैक्टीरिया के इर्द गिर्द पाया जाता है, उसको ट्यूबरकल्स कहा जाता है। इस ट्यूबरकल की वजह से इस डिजीज के नेम ट्यूबरकुलोसिस का नाम दिया गया। और जब यही ट्यूबरकल्स रप्चर होते हैं, जिनके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद था, बॉडी के टिश्यू ने उसकी इंसर्कल कर लिया, उसका कैप्सूल बना दिया, अब ये रप्चर हो जाएंगे, बहुत से बैक्टीरिया रिलीज हो जाएंगे और बॉडी के अदर ऑर्गन को जाकर भी इफेक्ट करेंगे। अब इसमें से यू कैन चेक हियर, दिस इज अ ब्रोंकियोल, ये दिस इज अ ब्लड वेसल, दिस इज कॉल्ड द ट्यूबरकल्स, दिस इज ट्यूबरकल बेसिलस, यानी बेसिलस के इर्द गिर्द ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। और इटियोलॉजी, इस डिजीज की काजेज क्या हैं, मीनिंग इटियोलॉजी, काजेज क्या हैं और इसका ओरिजिन क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एरोबिक बैक्टीरिया, आमतौर पर वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर पाया जाता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये ओब्लिगेट पैरासाइट के तौर पे भी काम करता है। जब लंग्स में पाया जाएगा, एरोबिक है और इसको ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो डेफिनेटली लंग्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, वहाँ लंग्स में चला जाता है। तो माइकोबैक्टीरिया ये बेसिलस है, जैसे बता चुका हूँ, दिस इज ये रॉड लाइक बैक्टीरिया इसमें से होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है? लो ग्रेड intermittent fever usually in the evening,
अब फीवर तो होगा, ज़्यादा फीवर नहीं होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, बट रेगुलर इंटरवल के बाद होता है। स्पेशली जैसे सूर्य गुरूब होने लगता है तो टेम्परेचर हो जाता है, और जैसे सुबह होती है टेम्परेचर ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स इसमें से इंटरमीडिएट फीवर है, इट इज़ टेकिंग प्लेस आफ्टर द इंटरवल्स, नॉट कंटिन्यूस। सो इंटरमीडिएट फीवर इवनिंग में होगा। जब फीवर इवनिंग में होगा डेफिनेट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, नाइट को स्वेटिंग भी होगी, और स्वेटिंग होती है तो बॉडी का वेट लॉस भी हो जाता है इस डिजीज़ के अंदर। इस एनोरेक्सिया हो जाता है, ये इसमें से लॉस ऑफ एपिटाइट है। एनोरेक्सिया के आगे फर्दर टाइप्स हैं, नर्वोसा है, नर्वस डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया हो जाएगा, लॉस ऑफ मेलेस, दैट इज अ डिप्रेशन हो जाएगा, उसको डिप्रेशन हो जाता है, उस पेशेंट को वीकनेस वो फील करेगा, और उसको साथ ड्राई कफ होगी विद स्पूटम, उस स्पूटम इसके साथ होगी। डलनेक इन द चेस्ट ड्यू टू द प्लेउरोसी, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लेउरा, यानी लंग्स के इर्द गिर्द जो डबल मेम्ब्रेनियस कवरिंग पाई जाती है, जिसको विसरा ऑपरेटर प्लेउरा का नाम दिया जाता है, ये उसको भी जाके इन्फ्लेम कर देता है, जिस वजह से लंग्स की जो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन की जो कैपेबिलिटी है वो उसमें से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। प्लेउरोसी वहाँ पर भी एक डल पेन स्टार्ट हो जाता है, यानी लाइट लाइट सा पेन फील होगा, तो इसमें से पेन फील होता है इसके अंदर। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? टेकिंग मेडिसिन फॉर द 6 मंथ्स रेगुलरली, ये इसके कोर्स है। इस कोर्स को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द डॉट्स। डॉट्स किसको कहते हैं? डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इस कोर्स को बड़ी स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर उसमें से यूज किया जाता है। अगर इस कोर्स के अंदर कहीं गैप आ जाता है फिर दोबारा 1 से ही स्टार्ट करना पड़ता है, तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर इसको इनटेक किया जाता है। इन मेडिसिन को, जो सेट ऑफ मेडिसिन हैं उनको इनटेक किया जाता है। अब इसके स्प्रेड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन को हो जाता है, उसको ऐसे रूम्स में रहना चाहिए जो कि वेल वेंटिलेटेड और ब्राइट है, यानी जहाँ पर पोर हाइजीनिक कंडीशन होगी, रूम प्रॉपर उसमें वेंटिलेटेड नहीं होंगे, रूम प्रॉपर वाइट नहीं होंगे, मॉइस्चर ऑलवेज उसके अंदर रहेगी, तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर जाएंगे रेडिली। सेकेंड वन, जब उसमें स्नीजिंग या कफिंग हो रही हो, देन यू मस्ट हैव कवर योर माउथ, लाइक नाउ डे वी कवर अवर माउथ विद द मास्क। आप इसको मास्क यूज कर सकते हैं। जिनको ये डिजीज़ होती है तो उस वजह इसके स्प्रेड से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें से जो स्नीजिंग या कफिंग करेगा, उस कफिंग के अंदर इसके ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगे? ड्रॉपलेट्स एयर में जाएंगे, जो उसको इनहेल करेगा और उस लंग्स में चले जाएगा, उसको डिजीज़ हो जाएगी। और ओपनली स्पिट करने से अवॉइड किया जाए, यानी जिसको ये डिजीज़ है वो ओपनली स्पिट ना करे। वैसे भी अखलाकी तौर पर ओपनली स्पिट नहीं करना चाहिए, नहीं थूकना चाहिए। उस पर्सन का, उस पेशेंट का जो स्पूटम होगा उसको अब बर्न कर दिया जाए या बरीड कर दिया जाए, ताकि वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जो है वो कहीं और स्प्रेड ना हो पाए। और पेशेंट्स के लिए बेहतर है, उस पेशेंट्स के लिए पार्टिकुलर एक यूटेंसिल, एक बर्तन ले लिया जाए जिसके अंदर लाइम पाउडर रख दिया जाए, ताकि जब वो स्पीट करे तो उसी के अंदर स्पूटम उसका जाए और ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पर किल कर दिया जाए। और मास्क का रेगुलर यूज करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर घरों में किसी बंदे को हो जाता है, उसके लिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि एक से पूरी फैमिली की तरह शिफ्ट हो जाए, बिकॉज इट इज अ कंटेजियस, कैन ट्रांसमिट इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक दूसरे का टूथब्रश यूज नहीं कर सकते। अगर उसने एक का यूज किया, दूसरे उसको था, तो दूसरे ने अगर मिस्टेकनली यूज कर लिया तो उसको चला जाएगा। उसके खाने पीने की जो बर्तन वो जो यूज कर रहा है, जिसको मुंह लगाकर वो वाटर पी रहा है, तो डेफिनेट उसको यूज करने से भी ऐसा हो जाएगा। अगर वो एक ऐसा कमोड यूज करता है जिसके ऊपर वो उसकी सीट पे बैठता है, तो उसकी सीट के बैठने से उसके बॉडी से भी ये बैक्टीरिया आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर उसका सलाइवा कहीं पर ट्रांसफर हो जाता है, अगर उस बेबीज को किसिंग करता है तो उसका सलाइवा बेबीज के चीक्स पे लगेगा, तो डेफिनेट जो अदर उसको टच करेगा, यकीनन, या उसके हैंड्स को किस करता है तो डेफिनेट उसके हैंड्स के ऊपर भी ये अब ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया एग्जिस्ट करेंगे। उसको इस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जब इसको अवॉइड करेंगे तो ये डिजीज़ जानलेवा नहीं होती, इसके से इसका क्योर पॉसिबल है।
सेकंड वन एम्फीसीमा। अब एम्फीसीमा क्या है, इसकी क्या प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रेक डाउन अ थिन वॉल ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलस जो बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह से होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, इसमें से एक इलास्टिक प्रोटीन्स बनी होती हैं, इससे बनी होने वाले ये चैम्बर्स होते हैं, तो उनकी जो थिन वॉल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। क्यों ब्रेक हो जाती हैं? क्योंकि उन वाल्स को, उन मेम्ब्रेन्स को कंटिन्यूस अनहेल्दी एयर एक्सपोज करती है। क्योंकि वो ऐसा पर्सन ऐसी इन्वायरमेंट में रहता है कि वहाँ पर स्मोकिंग ज़्यादा है। जब वो स्मोकर है तो डेफिनेट जब वो उसमें से स्मोकिंग करता है तो उसकी बॉडी के अंदर स्मोक उसके लंग्स के अंदर जाएगा तो उसको वीक कर देगा। अगर इसका कंटिन्यूस एक्सपोजर है, कुछ दफ़ा होने से कुछ नहीं होता, जब उसमें से टूट जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा, एयर स्पेसेस जो हैं वो लार्जर हो जाएंगी, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, तो गैसेस प्रॉपर वे में एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, वो एक्सहास्टेड फील करेगा अपने को। इटियोलॉजी इसकी काजेस ओरिजिन इसमें क्या, रूट काज इसका इरिटेंट ऑफ द लंग्स है, लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द लंग्स है, जो कि स्मोक की फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में, अनहेल्दी एयर की फॉर्म में जो लंग्स तक जाते हैं उसकी वजह से इसमें से हो जाता है। वन ऑफ द मेजर काज इज द सिगरेट स्मोक। सेकंड वन एयर पोल्यूशंस, कि अगर हम एक ऐसी पोल्यूशन में जाते हैं, हमारी एयर बैडली इफेक्टेड है, इसमें इतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, हम इजीली उसमें से रेस्पायर नहीं कर पाते। हमारे बिग सिटीज़ के अंदर बड़े, लाहौर को देखें, मुल्तान को देखें, कराची को देखें, फैसलाबाद को देखें, बहुत ज़्यादा उसमें से जो एयर पोल्यूशन है, इनहेल करने की वजह से लंग्स प्रॉब्लम अक्सर पीपल्स को रहती हैं। इंडस्ट्रियल डस्ट है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, उसका जो डस्ट एयर के अंदर पाया जाता है वो डस्ट डायरेक्ट लंग्स की तरफ जाता है, वो भी उसको डैमेज करने का सबब बनता है। यहाँ से ये बात देखें, ये इसमें से नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई हैं, ये इसके एल्वेलाइज हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। एल्वेलाई देखें, यहाँ से एल्वेलाई ब्रोक होते हैं और इसका एम्फीसीमा के अंदर ये इसका इफेक्टेड एरिया है, उसमें से जो उसकी डेड स्पेस हो जाती है वो बढ़ जाती है और यहाँ से ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी थिक होना स्टार्ट हो जाती है, रिजिड होना स्टार्ट हो जाती है, नैरो होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, गहरे जल्दी जल्दी सांस लेगा, इनलार्जमेंट ऑफ थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी इनलार्ज हो जाएगी, थोरैसिक कैविटी बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? सबसे पहले तो वो जिस पार्ट जहाँ पर रहेगा या उसके जो लंग्स के अंदर इरिटेंट्स है उसको रिमूव किया जाए और एयर से रिमूव किया जाए। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग को स्टॉप कर दिया जाए। रिमूवल ऑफ ब्रोंकियल सेक्रेशन, क्योंकि जब अनहेल्दी एयर को एक्सपोज किया जाता है, ब्रोंकाई जो है उसके रिस्पॉन्स में म्यूकस सेक्रेट करते थे, जिसकी सेक्रेशन की वजह से वो जो उसके इनर पैसेज वेज थे वो क्लोज हो जाते थे। यूज ऑफ ब्रोंकियोडाइलेटर और इनहेलर यूज करने चाहिए। इनहेलर जैसा डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है, जैसे ये इनहेल करेगा नेजल कैविटी से जाएगा, ये सीधा लंग्स की तरफ चला जाएगा, लंग्स में जैसे ये लंग्स की तरफ जा रहा है, ब्रोंक्यूल्स की तरफ, एल्वेलाई की तरफ यहाँ से जाएगा, देखा इसने पैसेज को ओपन कर दिया ताकि कफिंग से बचा जा सके। एल्वेलाई ब्रेक कैसे होंगी? क्योंकि उसकी वॉल तो कंटिन्यूस वीक हो चुके थे ड्यू टू द कंटिन्यूस एक्सपोजर इरिटेंट्स। जो बंदा एक बहुत विगरसली उसमें से कफ करेगा, उसकी विगुलर कफिंग की वजह से थिन लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, डेफिनेट इसमें से होती है, तो एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए जो कि एंटीबैक्टीरियल है, ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए और फर्दर उसमें से इन्फ्लेमेशन काज ना कर पाए। एम्फीसीमा का प्रोसेस स्लो डाउन तो किया जा सकता है, बट इट कैन नेवर बी क्योर्ड। इसका क्योर नहीं किया जाता। जो एल्वेला ब्रेक हो चुके दोबारा उसको हम स्टिच तो नहीं कर सकते, उसके रिकवर तो नहीं कर सकते, स्लो डाउन तो हो सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बाकायदा पॉसिबल नहीं। थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज अ लंग कैंसर। लंग कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऐसी ट्यूमर्स होती हैं जो कि मेटास्टेसिस के थ्रू प्राइमरी एरिया से डिटैच होती हैं, ब्लड के थ्रू बॉडी के किसी और पार्ट की तरफ चले जाती हैं, वहाँ पर प्रोलिफरेट करती हैं। उस एरिया को सेकेंडरी प्रोलिफरेशन कहा जाता है। तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं बाय द प्रोसेस मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का डिटैचमेंट
एंड द ट्रांसपोर्ट थ्रू द बर्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। जहाँ पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो प्राइमरी एरिया फॉर इन्फेक्शन है, सेकेंडरी एरिया होगा जहाँ से डिटैच होने के बाद वो बॉडी के किसी भी पार्ट में जाकर ट्यूमर बना सकती हैं, और ये मोस्ट सीरियस डिजीज़ है लंग्स की। इसकी काजेज़ क्या हैं? स्मोक मेन काज 87% स्मोकिंग की वजह से होता है, जो चेन स्मोकर हैं स्पेशली। टोबैको स्मोक के अंदर मैनी कार्सिनोजेनिक पाए जाते हैं। कोई डिफरेंट रिपोर्ट्स में कोई 47 कार्सिनोजेनिक एजेंट्स कहते हैं कि जब भी इनहेलेशन की जाती है, स्मोक लंग्स के अंदर जाता है, नियर अबाउट थाउजेंड्स के करीब जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं, अमंग द रफली एस्टिमेटेड द 47 कार्सिनोजेनिक विच आर कैंसर काजिंग। अब इसमें से वो कौन कौन से, इन स्पाइट ऑफ दिस, इन स्पाइट ऑफ सिगरेट स्मोक, देयर आर सर्टेन अदर केमिकल विच एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट also cause cancer, which are also cancer causing, asbestosis, arsenic, जो कि पाकिस्तान के मेजॉरिटी सिटीज़ के अंदर, मुल्तान में भी जो सब सेल वाटर है, आर्सेनिक उसमें से एग्जिस्ट करता है। आर्सेनिक क्या करेगा? जिसको सैंखिया कहा जाता है, वो भी इसमें से कार्सिनोजेनिक है। इन स्पाइट ऑफ दिस रेडिएशंस हैं जो किसी जगह भी हो सकते हैं, जहाँ से रेडियो रिएक्टर लगे होते हैं, एक्स रेज उसमें से रेडिएशंस के अंदर गैमा रेज हैं, या उसमें से एक्स रेज हैं, ये सन का डायरेक्ट एक्सपोजर है जहाँ पर सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। उसकी इंटेंसिटी की वजह से भी जो सेल के जो चेक पॉइंट्स होते हैं डिवीजन के, वो काम करना छोड़ जाते हैं, म्यूटेशन हो जाती है, तो वो भी इसमें काज करते हैं। कंपोनेंट्स इन द कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स, वो भी कैंसर काजिंग है। ऑल केमिकल्स आर द कार्सिनोजेनिक इन स्पाइट ऑफ द सिगरेट स्मोक्स। यू कैन इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन such a dirty or unhealthy environment. It is impossible to escape from these chemicals, but we must have to care. बच्चा तो जा सकता है, केयर तो की जा सकती है, बट इसमें से बहुत सारे केमिकल्स हमारे डोर स्टेप पे अवेलेबल होते हैं। दिस इज द हेल्दी लंग्स, दिस इज द कैंसर काजिंग लंग्स। कैंसर में क्या होगा? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन्स। कैंसर में डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है, जिससे ट्यूमर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एवरी ट्यूमर इज नॉट द कार्सिनोजेनिक। जब इसमें बायोप्सी की जाती है, कहीं ट्यूमर हो, तो डॉक्टर्स उसको ऑपरेट करने से पहले उसकी बायोप्सी करवाते हैं कि वेदर इट इज अ कार्सिनोजेनिक द बिनाइन ट्यूमर। तो पता चल जाता है कि अगर कार्सिनोजेनिक है तो उसको केयरफुली ऑपरेट करते हैं, वरना नहीं करते, क्योंकि उससे ऐसा ना हो कोई एक भी सेल मेटास्टेसिस दे रही है, कहीं भी ट्रांसफर हो गया, वहाँ पर ट्यूमर बन सकती है। ये लंग पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, ये ट्यूमर छोटे छोटे बन चुके हैं इस लंग के अंदर। सिम्टम्स क्या होंगे? फर्स्ट इवेंट थिकनिंग and the callousing callus overgrowth of cell lining the bronchi, कि जिस ब्रोंकाई की जो सेल लाइनिंग है वो थिक हो जाएगी, क्योंकि उसमें से जो सेल हैं वो प्रोलिफरेट हो जाएगी, डिवीजन रैपिड हो जाएगी, पैसेज क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ सीलिया उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, स्मोक हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है? जैसे जो हमारे ब्रोंकाई जो ब्रोंकस के अंदर, ट्रैकिया के अंदर भी सीलिया मौजूद है। जब हम इसमें से सिगरेट स्मोक उनको एक्सपोज करता है, चेन स्मोकर्स के अंदर, वो सीलिया पैरालाइज हो जाते हैं। अदरवाइज वो सीलिया टूवर्ड्स द थ्रोट बीटिंग करते हैं, अपवर्ड बीट करते हैं। जो केमिकल डस्ट पार्टिकल एयर के अंदर आ जाते हैं वो म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया से स्टिक हो जाते हैं, तो सुपुटन की फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो कंटिन्यूस स्मोकिंग करते हैं, दो सीलिया बिकम पैरालाइज अनएबल टू वर्क। फिर जो भी सिगरेट स्मोक या पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल्स होंगे, दे डायरेक्टली गोज टू द लंग्स और एल्वेलाई के जाकर नुकसान पहुंचाएंगे। तो सीलिया जो है वो लॉस हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। ट्यूमर में ग्रो अंटिल द ब्रोंकस ब्लॉक, जो ट्यूमर इतना ग्रो कर जाएगा उसमें से ब्रोंकस ब्लॉक हो जाएगा, ब्रोंकस ब्लॉक हो जाएगा तो फिर जिंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसमें कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन नहीं हो सकती। अब इसमें से कॉमन सिम्टम्स देखें, परसिस्टेंट कफ, कंटिन्यूस कफिंग उसको रहती है, क्योंकि यहाँ तो एयर पैसेजेस की ब्लॉकेज हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, क्योंकि प्रॉपर रेस्पिरेशन हो नहीं रही, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो रही, प्रॉपर उसमें से वेंटिलेशन तो हो रही है, लेकिन उसमें से ये होगा कि एब्जॉर्प्टिव एरिया रिड्यूस हो चुका है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेगा। कफिंग ऑफ द ब्लड, ये भी इसमें से हो जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो जाएगा। रेस्पिरेट, इसमें से रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, शोल्डर, आर्म, चेस्ट और द बैकबोन पेन उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है।
अब लंग कैंसर के अंदर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, ट्यूमर को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, ना उसको रोका जा सकता, वो तो अनकंट्रोल है। जहाँ पर ट्यूमर होगी रिमूव कर दिया जाए। पहले तो ये देखा जाता है अगर वो लंग्स के प्राइमरी एरिया इन्फेक्शन है, इन्वेजन है, वहाँ से उस एरिया के लंग्स के उस पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया जाए, लंग्स का वो लो भी ख़त्म कर दिया जाए। नंबर 2, इससे पहले कि वो सेकेंडरी उस एरिया से हटकर वो सेल मेटास्टेसिस के थ्रू किसी और जगह जाकर डिजीज काज कर दे, और जगह ट्यूमर काज कर दे, इससे पहले उस लंग्स के उस पार्ट को जहाँ पर ट्यूमर बन गई कट करके अलहदा कर दिया जाता है उसको। इस ऑपरेशन को न्यूमोनेक्टोमी कहा जाता है। न्यूमोनेक्टोमी का नाम दिया जाता है कि जिसमें से जो लंग्स हैं उसका पार्ट कट करके रिमूव कर दिया जाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस कीमोथेरापी भी यूजफुल है, रेडियोथेरापी भी यूजफुल है। इससे रिड्यूस तो किया जा सकता है, परमानेंट क्योर करना नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।